बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है। पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे। और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद हम कक्षा 9 के गणित का संख्या पद्धति का आगे का पाठ पढ़ेंगे और विज्ञान का गति का आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अरे थोड़ा ठीक से करो यार, वहां पे छूट गई धूल। नीचे टेबल पे जो था वो क्लियर कर लिया आपने? मतलब क्या, तुम मुगले आजम हो, मैं अनारकली हूँ, मैं नाचूं, तुम मशरफियां उड़ाओ। पूरा साफ कर दिया, हालत देख रही हो मेरी। सुबह से बाल में कंघी नहीं गई है और इन्होंने अपने सर पे जिगजैग बनवाया है। जिगजैग। क्योंकि मैं अपना काम टाइम पे खुद कर लेती हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं लास्ट मिनट आके इधर उधर थोड़ा हाथ मार दिया शो के लिए। ओहो, एनीवेज, जितने लोग इस वक्त हमको देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ केतन सिंह और इस शो का नाम है युवा उद्यम कौशल शो। और मैं हूँ काव्यल सेदानी और हमारे युवा उद्यम कौशल शो में आप सबका स्वागत है। एक्चुअली अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा यह हाल क्यों हुआ पड़ा था। एक्चुअली अब रेगुलर बेसिस पर मेरी मॉम भी हमारा शो देखने लग गई है ना, और उनका कहना है कि जब शो DIY कर रहे हो तो सफाई भी DIY यानी डू इट योरसेल्फ होनी चाहिए। वो योरसेल्फ में खाली मैं हूँ, ये बैठ के खाली डायरेक्शन दे रही है। मैं अपने घर पे सब अपना कर लेती हूँ, समझे ना आप। है वही, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर ना तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। पर सही बात है, यही तो कहता है हमारा शो कि आपको जो भी करना है खुद करो। यस, अपना काम करना है तो DIY, अपनी पढ़ाई करनी है तो DIY, अपना बिजनेस करना है तो DIY, अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो DIY। एवरीथिंग जहां तक हो सके DIY, डू इट योरसेल्फ। अपना काम स्वयं करो। खैर, तुमने क्योंकि एंटरप्राइज की बात करी है तो मुझे लगता है कि उसके अराउंड बात करते हुए ये बता दूं कि आप जब एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके या लोगों की मदद हो सके, तब आपको हर डायरेक्शन में सोचना चाहिए। सारे पहलू ध्यान में रखने होंगे, 360 डिग्री रिसर्च करनी होगी और सबको साथ लेकर और सबके बारे में सोचते हुए चलना होगा, जिसे डिजाइनिंग फॉर इंक्लूजन कहते हैं। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर सोच लें, अगर आपने सबके बारे में नहीं सोचा तो समाज का एक हिस्सा आपके आइडिया से वंचित रह जाएगा और आपका आइडिया उनके किसी भी काम नहीं आ पाएगा। भाई साहब, तुमने क्या वर्ड यूज किया? डिजाइन फॉर इंक्लूजन। वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली अपने आइडिया को लॉन्च करने की जल्दी में या तो हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं या तो हमें लगता है कि वो हमारे आइडियाज को यूज ही नहीं कर पाएंगे उनकी सीमाओं की वजह से। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हर शख्स, हर वर्ग, हर इंसान, हर एक इंडिविजुअल हमारे आइडियाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है, बस अगर हम अपने आइडिया को उनके हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड कर सकें तो।
वैसे अगर देखें तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम अपने प्लान बनाते हुए सोचते ही नहीं, बट आज मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी डिसेबल्ड विकलांग लोगों के बारे में। यस, और हम बात करेंगे हर तरह के डिसेबिलिटीज की। कुछ ऐसे जो शायद आपने सुनी हो और कुछ ऐसे जिनके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। दुख की बात तो ये है कि हम डिसेबिलिटी सेक्टर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। एंड आई थिंक आपको एक ऐसा एंटरप्राइज जरूर शुरू करना चाहिए जहां ये लोग पढ़ सके, देख सके, जान सके और सीख सके। बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रिपोर्टेडली डिसेबल्ड हैं? अब आप ये कह सकती हो कि हमारा देश जहां 130 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां 2 करोड़ तो बहुत छोटा सा फिगर है। नहीं, ये काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि डिसेबल्ड लोगों को भी अपनी जिंदगी जीने का, पढ़ने का और काम करने का हक है, जैसे कि बाकी सारे लोगों को है। हाँ, और इस सेक्टर में कितना कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है, जैसे लाइट वेट मटेरियल बनाना, प्रोडक्ट्स को अलग डिजाइन में बनाना, उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाना, प्रोडक्ट्स को सस्ता यानी इनएक्सपेंसिव बनाना, या कुछ बिल्कुल ही अलग आइडिया लाना इन लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो आपकी, हमारी, हम सब की यही कोशिश रहती है कि हम किस तरह से नई चीजें सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम बना रहे हैं उन सारे लोगों के काम आए जिनको उनकी जरूरत है। साथ ही साथ जो और कंपनीज हैं वो हमारे आइडियाज से अपने प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचा सकें, जिस तरह से हम पहुंचा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे आज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके और आने वाले टाइम में उस पर काम करके उससे लोगों की उम्मीदों के हिसाब से बेहतर बनाया जा सके। और ये सब आप भी कर सकते हैं अगर आप हर वक्त बहुत सारे सवाल और शोध करते रहें। Yes, that's true. आप बस पूरी लाइफ सवाल पूछते रहिए, जैसे इन युवा ने अपने शोध के लिए कुछ सवाल भेजे हैं। हेलो DIY यूथ स्किल शो, मेरा नाम आंचल सिन्हा है और मैं पटना से हूँ। मैं 10th में स्टडी करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो कौन सी विषय लूँ? हाय DIY शो, मेरा नाम आयुष है, मैं पटना में रहता हूँ। मेरा कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। हम विज्ञान का इस्तेमाल करके अपने खेती में किस तरह क्रांति ला सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि मैं स्टेम स्किल से किन समस्याओं का समाधान निकाल सकती हूँ? थैंक यू। हम स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहें तो कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? वाओ, विज्ञान और स्टेम स्किल्स, खेती में और स्वच्छ ऊर्जा, ये सब 21वीं सदी के ही कौशल हैं। और लड़कियां इंजीनियरिंग के फील्ड में जरूर जा सकती हैं, और इसे हासिल करने के लिए आपको पहले 12वीं के बाद की पूरी पढ़ाई खत्म करनी होगी। पर केतन, यदि आपके पास अभिनव और जिज्ञासु होने की योग्यता और दृष्टिकोण है तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसी ही हमारी आज की एंटरप्राइज स्टोरी भी है, एक रियल स्टोरी नेहा अरोरा की, जिसके दोनों पेरेंट्स यानी कि माता पिता डिसेबल्ड हैं। जहां उनकी मॉम को पोलियो की वजह से चलने में दिक्कत है, वहीं उनके पिताजी देख नहीं सकते। नेहा अपने पेरेंट्स के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को देखती हुई बड़ी हुई है, लेकिन इतने चैलेंजेस के होते हुए भी नेहा के पेरेंट्स खुशी से जिंदगी जीते हैं। नेहा ने बड़े होते वक्त अपनी मॉम एंड डैड की डिसेबिलिटीज की जगह एबिलिटीज नोटिस करी, और उन्हीं एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एंटरप्राइज शुरू किया, प्लैनेट एबल्ड, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए ट्रिप्स प्लान करती है। इसे कहते हैं डिजाइन फॉर होप। ये बताते हुए ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा कूल टाइप का चीज हो गया है तो, बट यहाँ पर कितनी ज्यादा डीप एंड डिटेल्ड प्लानिंग लगती है भाई साहब, सोचिए जरा। प्लानिंग के दौरान सब चीजों का पहले ही ध्यान देना कि उन स्पेशली एबल्ड लोगों को ट्रिप पर किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हर छोटी बड़ी चीज को प्लान करना, सभी प्रायर अरेंजमेंट्स करना, यानी कि पहले ही देख लेना कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। किसी को शायद देखने में प्रॉब्लम हो, किसी को चलने में, किसी को शायद बोलने में या किसी को सुनने में, उन सब के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। तो नेहा ने सभी हालातों के हिसाब से अपने प्लान को डिजाइन करना सीखा। नेहा ने हर छोटे से छोटे गैप को फिल किया, हर जरूरत को पूरा किया, फिर चाहे वो सीढ़ियों की प्रॉब्लम हो, ट्रेन में चढ़ने की प्रॉब्लम हो या फिर डिसेबल्ड लोगों को टॉयलेट्स यूज करने की प्रॉब्लम हो, हर चीज की फैंटास्टिक प्लानिंग। बहुत ज्यादा बढ़िया प्लानिंग, क्या बात है, सैल्यूट नेहा को, सैल्यूट। नेहा ने फ्यूचर का सोचा, उसके हिसाब से प्लानिंग की, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट किया और उनके पहले ही सॉल्यूशंस निकाल लिए। सोचिए अगर आप लोगों को नेहा के साथ इंटर्नशिप करने को मिले
तो आप लोग कितना कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि प्लानिंग, कस्टमर्स से कैसे पेश आना है, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, वेबसाइट्स पर काम करना, ट्रैवल प्लान्स बना और न जाने क्या 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 क्या। नेहा कितने लोगों के सपने पूरे कर रही है ना? और जिन लोगों ने नेहा की ट्रैवल कंपनी के थ्रू ट्रैवल किया है, उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी डिसेबिलिटी के चलते कभी ताजमहल देख पाएंगे या पहाड़ों पर जा पाएंगे, पर नेहा की एंड टू एंड प्लानिंग और डिजाइन ने उनके ये सारे सपने पूरे किए। मैं उन सभी लोगों की तरफ से नेहा आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड आई थिंक हम सबको ट्रैवल करना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। चलो फिर जब तक हम दोनों अपना अगला एडवेंचर ट्रैवल प्लान करते हैं, आप लोग को हमारी आज की स्टोरी, जिसका नाम है एनीवेयर यू वांट टू गो, जो बिजनेस मॉडल इस स्टोरी में दिखाया गया है, वो नेहा की प्लैनेट एबल स्टोरी पर ही बेस्ड है। पर आप जब ये स्टोरी देखोगे तो आपको उनकी जर्नी में एडवेंचर और होप दोनों ही दिखाई देंगे। बिल्कुल, एक ऐसा डिजाइन जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ना ही कोई बाउंड्रीज है, बस उम्मीद है। उम्मीद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की और उनकी मदद करने की। इसको तो कहते हैं एंटरप्रेन्योर होना, यानी कि उद्यमी होना। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो आपको नहीं मारता है वो आपको मजबूत बनाता है। यह सच है और यह जुड़वा बहनों आशा और आयशा से बेहतर कौन जान सकता है। दोनों हर क्षेत्र में हमेशा से रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई हो या कुछ और। फिर एक दिन आशा के साथ दुर्घटना होती है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। दुर्घटना के बाद वह कहीं नहीं जा पाती थी और उसे अपने बिस्तर तक ही सीमित रहना पड़ता था। वह सोचती थी, मेरी टूटी हुई हड्डियां मुझे उतना नहीं परेशान करती जितना मेरा टूटा हुआ दिल करता है। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, अपने पसंदीदा खेल नहीं खेल सकती थी, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर नहीं जा सकती थी। लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि उसकी जुड़वा बहन आयशा भी दिल से टूट गई थी। मुझे अपनी बहन की याद आती है। दुर्घटना से पहले हम सब कुछ एक साथ ही तो किया करते थे। उनकी माँ, जो सोलर इंजीनियर थी, वह दिन रात काम करती है ताकि आयशा पर दुर्घटना की वजह से आंच न आए। आयशा और उसकी माँ ने खुद से वादा किया कि वे आयशा को कभी भी अलग महसूस नहीं होने देंगे और वह विकलांगता की वजह से खुद को कभी कम महसूस नहीं करेगी। आयशा ने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और व्यापार का अध्ययन करने चली गई। आयशा को एक मोटर चलित व्हीलचेयर मिली ताकि वह घूम सके। उसने भी स्कूल खत्म किया और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कॉलेज में दाखिला लिया। आयशा को पहाड़ों के बीच अपने दोस्त की शादी में जाना था। आयशा और उसकी मां ने अपने वादे को नहीं भूले थे कि वे आयशा को विकलांगता की वजह से कभी निराश महसूस नहीं होने देंगे। वे दोनों मिलकर आयशा को पहाड़ों पर ले गए। आयशा और आयशा ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और इस आधार पर उन्होंने अपना नया उद्यम शुरू किया। उन्होंने कंपनी का नाम रखा नो होल्स बैर्ड। यह उद्यम विकलांग लोगों को भारत में कहीं भी घुमाने फिराने का काम करता है। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि आप विकलांग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया की खोज नहीं कर सकते और अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि आप आयशा और आयशा जैसे विकलांग लोगों के लिए एक टूर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या ऐसा समान व्यवसाय? यह जानने के लिए एक्टिविटी बुक को पूरा करें। यार कितनी इंस्पिरेशनल कहानी थी। इस नॉवेल की स्टार्टिंग में तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। कैसे एक पल में जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी हर पल बदलती रहती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस जिंदगी को
पूरे मतलब फुल पावर जिसे कहते हैं उसके साथ जी, और यही फुल पावर दर्शाया हमारे इस ग्राफिक नॉवल में। वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदल देना, वैसे ही हुआ इस स्टोरी में भी। और हम सबने देखा कैसे एक शख्स की सोच और उसके आइडिया से कितने सारे लोगों के सपने पूरे हुए। मेरा आपको दिल से धन्यवाद है और सैल्यूट। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो स्पेशली एबल्ड बच्चों की, यूथ की या एल्डरली लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो प्लीज़ आप हमें आज ही अपने आइडिया को समझाते हुए अपना एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर दें। हमारे पास एक स्टार्टअप फंड है जो ऐसे ही आइडियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आपके पास मौका है अपने एक एंटरप्राइज शुरू करने का और लोगों की मदद करने का। और अगर आपको आइडिया सोचने के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए तो देखिए ये सारी स्टोरीज। हाय, मेरा नाम वरुण अग्रवाल है। मैं वुड हाउस का संस्थापक हूँ, जो कलकत्ता का पहला पालतू थीम बार और कैफे है। यह मूल रूप से एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप आ सकते हैं और हमारे पालतू जानवरों के साथ खेल सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं थी। मैं एक ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ आप पालतू जानवरों के साथ जा सकें और खेल सकें। इसी तरह मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी जगह शुरू करूँगा जहाँ लोग हमारे पालतू जानवरों के साथ खेल सकते हैं। यदि आपके पास पालतू जानवर हैं तो आप उन्हें साथ ले जा सकते हैं। इस तरह से वुड हाउस की पूरी अवधारणा सामने आई। हमें 2 फारसी बिल्लियाँ मिली हैं, सिम्बा और सासा। हमारे पास 2 कुत्ते हैं, एक है बीगल और दूसरा है कॉकर स्पैनियल। दोनों के 2 साल हो चुके हैं। सिम्बा और सासा फारसी बिल्लियाँ भी 2 साल की हैं। हमारे पास अभी 9 पक्षियाँ हैं। यह एक अफ्रीकी ग्रे तोता है, इसका नाम जार्विस है। अब अभी लगभग 4.5 साल का है। हमारे पास 7 कॉकटेल हैं जो छोटे पक्षी हैं, और हमें एक पैराकीट मिली है। और हमारे पास लगभग 20 से 30 मछलियों के साथ एक बड़ा एक्वेरियम है। मेरा नाम शताब्दी है एंड आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर। मैं अपने कैमरे के थ्रू नेचर, वाइल्ड लाइफ, पीपल, कंजर्वेशन, इन सब की स्टोरीज बताने की कोशिश करती हूँ, with the thought that these images, these visuals will create awareness, which is really needed in today's time. कैमरा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कहानियाँ बोल सकते हैं, अपनी कहानियाँ, अपने आसपास की कहानियाँ। तो उसको अगर आप ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपनी कहानी पे फोकस करें तो ज़्यादा मायने नहीं रखते आपके पास लेटेस्ट कैमरा है या नहीं है, या आप सिर्फ फ़ोन से खींच रहे हैं फ़ोटोज़। अगर आपके फ़ोटो के थ्रू यू कैन क्रिएट एन इमोशन इन योर ऑडियंस, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। The idea of a white print was simply a thought in the middle of the night that kept me curious, kept me awake. Hi, this is Upasna Makati and I'm the founder of White Print, India's first English lifestyle magazine in Braille. The startup capital for White Print was primarily my savings. I had worked for 1 year before I started White Print, and that was the base. The first month itself of starting White Print, we got an advertising contract from the Raymond Group, and that was a big help and that was a big relief for us.
I think what I'd love to tell young people who want to get into the space of social entrepreneurship is that there is no right time. If you have a creative solution, if you think your idea can solve a problem of a community or a society or a section of the society, go for it. This is the time where people are welcoming innovative ideas, innovative solutions, and you don't want to miss it. I think that the satisfaction that I get by running Whiteprint, I don't think any other job would have ever given that to me. But at the end of it, I realized what works the best. वाह, ये कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज है सारी। और यहाँ पे तुमने एक बात नोटिस की कि यहाँ पे इनके बिजनेस एडवेंचर्स की वजह से ना ही सिर्फ लोगों की मदद हो रही है, लेकिन सब पैसे भी कमा रहे हैं यार। इसी तो कहते हैं एकदम ट्रू एंटरप्रेन्योर। तो अब आप एक काम कीजिए, शीशे के आगे खड़े होकर खुद से पूछिए, हाउस द जोश? हाय सर। अगर जवाब हाय सर आए तो बस फिर आप सीधा अपना फोन उठाएं और हमें अपना आइडिया बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा आइडिया काफी लोगों की मदद कर सकता है और आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। हो सकता है नेक्स्ट शो में हम आपके ही आइडिया की बात कर रहे हो। फिलहाल थैंक यू सो मच नेहा एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और काबिल, ऑल द बेस्ट कहते हुए क्यों ना हम पहले हमारे जो युवा दर्शक हैं उन सबको भी ऑल द बेस्ट कह दें। क्या तुम्हारा मतलब है हाँ। कि अब वक्त आ गया है? हाँ। ओके, तो ऑल द बेस्ट आज के ग्राफिक उपन्यास को जीतने के लिए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है सवालों के सिलसिले का। आज पहला सवाल मैं पूछूंगा, तो पहला सवाल पूछ रेला हूं, डिजाइनिंग फॉर इंक्लूजन का अर्थ क्या है? बोले तो मीनिंग क्या है? डिजाइनिंग फॉर इंक्लूजन का अर्थ क्या है? तो मैं आज ऑब्वियसली दूसरा सवाल पूछूंगी। वाह। इस क्षेत्र में यानी विकलांग के क्षेत्र में नयापन कैसे लाया जा सकता है? केले के मूंगफली साइज के छिलके। तीसरा सवाल है, आपके वास्तविक जीवन पर आधारित कहानी किसकी है? उनकी कंपनी का नाम क्या है? डिजाइन फॉर होप का अर्थ क्या है? क्या आप कुछ नहीं से कुछ बना सकते हैं जिससे बहुत लोगों की समस्याओं का हल भी हो सके? अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, अपना फुंतरू उठाओ, फुंतरू। और अपना जवाब इस नंबर पर हमें जरूर भेजो, या फिर यस ऐप डाउनलोड करो अपने फोन पर और आप जवाब उस पर भी भेज सकते हो। पहले 500 सही जवाब देने वाले जो विद्यार्थी हैं वो जीत सकते हैं हमारा रोमांचक ग्राफिक नोवेल बोले तो हिल सकता है। तो जल्दी भेजिए अपने जवाब। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया को डिस्कस करते हुए। तब तक आप अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को ढूंढते रहो और उनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए बिजनेस आइडिया पर पूरा काम करो। हमें अब इजाजत दीजिए। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सिदानी। हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अरे यार, इसमें हेल्प करो ना। क्या कर रहे हो? मैं पत्ता खेल रहा हूँ, दिख नहीं रहा है? मोबाइल फोन के साथ। पैसा, अमीर आदमी हूँ। अभी तो 8 और ऑर्डर किए हैं मैंने ऐसे फोन। क्या? और नहीं तो होलसेल का धंधा लगा के रखा है? नहीं, मतलब पैसा है, क्या करेगा। मैं कहा फोन पे फोन, फिर ये खराब हो जाएगा। जैसे ये खराब हो गया। खराब हो, क्या करेंगे इसका? पैसा। तो इसका क्या करोगे? पैसा बहुत है अपने पास। तुमको समझ में आता है कि जब तुम ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसे ही रफा दफा कर देते हो तो ये कहाँ जाता है? और ये कोई और बच्चा इसको रिपेयर करके यूज कर सकता था जिसके पास मोबाइल फोन या टैब नहीं है। ऐसे ही आलसी लोगों के लिए और बहुत पैसा उड़ाने वाले लोगों के लिए ये शो देखना बहुत जरूरी है कि ई वेस्ट से हम धरती को, अपने प्लैनेट को, अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में और इंफॉर्मेशन हमारे युवा उद्यम कौशल शो पे केतन सिंह और काव्या सिदानी के साथ शो। नमस्कार दोस्तों,
आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेयकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेयकरण से। जब हमें व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद मिलेगा, तब हम उसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में लिखेंगे जिसका हर एक परिमेय संख्या हो, और इस रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है, तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक परिमेय संख्या है, रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का परिमेयकरण कहा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/√2। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला पद है। अब हम इसे ऐसे तुल्य व्यंजक में रूपांतरित करेंगे जिससे हमें हर में एक परिमेय संख्या मिले, जिसके लिए हम यहाँ 1/√2 को गुणा और भाग करेंगे वर्गमूल 2 से, जिससे हमें मिलेगा वर्गमूल 2/2। और आप देख रहे हैं कि हर में एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने 1/√2 के हर का परिमेयकरण किया। दूसरा उदाहरण हमने लिया है 1/2 जोड़ वर्गमूल 3 का। यहाँ पर भी हर में एक वर्गमूल वाला पद है, जिसे हम अब रूपांतरित करेंगे जिससे कि हर में एक परिमेय संख्या मिले। हम 1/2 जोड़ वर्गमूल 3 को गुणा और भाग करेंगे 2 घटा वर्गमूल 3 से, यानी कि 2 जोड़ वर्गमूल 3 की संक्रिया बदलकर। यानी अगर संक्रिया जोड़ होगी तो हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे, और यदि संक्रिया घटा होगी तो हम जोड़ संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे। आई हुई व्यंजक का सरलीकरण करने पर हमें मिल जाएगा 2 घटा वर्गमूल 3/2 का वर्ग घटा वर्गमूल 3 का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 घटा वर्गमूल 3/4 घटा 3, यानी कि 2 घटा वर्गमूल 3/1। चलिए अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम की तरफ। पर उससे पहले यह जान लेते हैं कि घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है। आप जो व्यंजक स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें 3 हमारा आधार है और 2 हमारा घातांक। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का सरलीकरण करके घातांक के नियमों को जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 17⁵2 गुणे 17⁵5। हमारा दूसरा प्रश्न है 5⁵2 और उनके घात 7। तीसरा प्रश्न है हमारा 23⁻10 बटे 23⁻7। चौथा प्रश्न है हमारा 7⁵3 गुणे 9⁵3। तो चलिए अब हम एक एक करके इन प्रश्नों का सरलीकरण करते हैं। 17⁵2 को हम लिख सकते हैं 2 बार 17, और 17⁵5 को हम लिख सकते हैं 5 बार 17, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। 17⁵2 गुणे 17⁵5 का सरलीकरण करके हमें मिल जाएगा 17⁵7, और 17⁵7 को हम लिख सकते हैं 17⁵2 जोड़ 5, यानी कि 17⁵2 गुणे 17⁵5 को हम लिख सकते हैं 17⁵2 जोड़ 5। यहाँ हमें हमारा पहला घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p गुणे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था 5⁵2 और उनके घात 7। 5⁵2 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम 5 गुणे 5 को 7 बार लिख देंगे, जिससे हमें मिलेगा 5⁵14, जिसे हम 5⁵2 गुणे 7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें हमारा दूसरा
घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p की घात q जो कि बराबर होगा a की घात p गुणे q। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ जो कि था 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7, जिसे हम लिख सकते हैं 10 बार 23 बटे 7 बार 23, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 3 बार 23, जिसे हम लिख सकते हैं 23 की घात 3। 23 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 23 की घात 10 घटा 7। यहाँ हमें हमारा तीसरा घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p बटे a की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ जो था 7 की घात 3 गुने 9 की घात 3। 7 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 7 और 9 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 9, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 7 गुने 9 गुने 7 गुने 9 गुने 7 गुने 9 जो कि हो जाएगा 63 गुने 63 गुने 63, यानी कि 63 की घात 3, जिसे हम 7 गुने 9 की घात 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें हमारा चौथा घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p गुणे b की घात p जो कि बराबर होगी ab की घात p के। आइए एक बार सभी नियमों को दोहराते हैं। a की घात p गुणे a की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। a की घात p की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p गुणे q। a की घात p बटे a की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। a की घात p गुणे b की घात p जो कि बराबर होगी ab की घात p के। इन नियमों के प्रयोग से कुछ और नियम भी बने हैं। यदि a की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 6 की घात 0 जिसका मान होगा 1, 11 की घात 0 जिसका मान होगा 1, 99 की घात 0 जिसका मान होगा 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नियम है 1 बटे a की घात n जो कि बराबर होगी a की घात घटा n के। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1 बटे 6 की घात 2 का मान होगा 6 की घात घटा 2। उसी प्रकार 1 बटे 11 की घात 5 का मान होगा 11 की घात घटा 5 इत्यादि। अब हमारा अगला नियम है nवीं मूल a का जो कि होगा a की घात 1 बटे n के। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। 27 की 3वीं मूल को हम लिख सकते हैं 27 की घात 1 बटे 3। 2 की 3वीं मूल को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 बटे 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ जो कि है a की घात m बटे n को हम लिख सकते हैं a की nवीं मूल की घात m, और हम इसे a की घात m का nवीं मूल भी लिख सकते हैं। तो ये सभी थे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेयकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति, और आज हम इसका 5वां भाग करेंगे। तो इस भाग में हम जानने वाले हैं ग्राफ के बारे में, और इसमें हम जानेंगे कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे होता है। तो इससे पहले चलिए जानते हैं कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं।
पहला प्रकार होता है दूरी समय ग्राफ, दूसरा होता है वेग समय ग्राफ और तीसरा होता है त्वरण समय ग्राफ। परंतु आपको तीनों के बारे में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ऊपर के दो पढ़ने हैं, क्योंकि त्वरण समय ग्राफ जो है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ और इसके बारे में सवाल नहीं आते, तो इसलिए आपको सिर्फ ऊपर के दो ग्राफ पढ़ने हैं। पर ग्राफ पढ़ने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मोशन यानी कि जो गति है वो किस प्रकार की है। तो हम तीन तरह की गति का ग्राफ बनाएंगे। पहला तो है जहां पर जो वस्तु है वो स्थिर होगी, दूसरा जहां पर वस्तु एक समान गति से आगे चलेगी, और तीसरा है एक समान त्वरण जहां पर वस्तु का त्वरण एक समान होगा। तो शुरुआत करते हैं स्थिर से। तो स्थिर में क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो वस्तु है वो मूव नहीं करेगी। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक कार थी जो 40 किलोमीटर चली और उसके बाद जाकर रुक गई। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे दूरी समय ग्राफ। अब हम ये जानते हैं कि वो 40 किलोमीटर चल चुकी है, तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये 40 किलोमीटर को दर्शाता है। तो अब गाड़ी 40 किलोमीटर चलने के बाद रुक चुकी है, तो मतलब दूरी और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, परंतु समय तो बढ़ता रहेगा ना। उदाहरण के लिए अगर 5 मिनट बीत जाता है, उसके बाद भी जो हमारी कार होगी वो जिस पॉइंट पे थी उसी पॉइंट पे रहेगी। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कार तो चल ही नहीं रही, तो यानी कि जो कार है वो उसी दूरी पे रहेगी, परंतु समय बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह की एक सीधी रेखा बनेगी जो समांतर होगी समय के। अगर हम स्थिर वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाए तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग 0 होगा, क्योंकि वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय। अब क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हो ही नहीं रहा क्योंकि वस्तु चल ही नहीं रही, तो उसका वेग क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि वेग कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और समय तो फिर भी बढ़ेगा, तो इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो समय के ऊपर होगी। चलिए आप जानते हैं एक समान गति का ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक समान गति में पहले देखते हैं दूरी समय ग्राफ कैसे बनेगा। अब हमारी वस्तु पहले कहाँ पे थी, 40 किलोमीटर पे। मान लीजिए अब वो एक समान गति से आगे बढ़ रही है, तो कुछ समय बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अगर उतना ही समय और बढ़ेगा तो जितना आगे बढ़ी थी उतना ही और आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं एक समान गति में क्या होता है कि अगर 1 सेकंड में कोई वस्तु 1 मीटर बढ़ी है तो अगले सेकंड में भी 1 मीटर ही बढ़ेगी। तो इसमें जिस तरह से टाइम बढ़ेगा धीरे धीरे हमारा जो दूरी है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक सीधी रेखा बनेगी जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होगी, यानी कि एक सीधी रेखा जो थोड़ी टेढ़ी होगी और ऊपर की ओर जा रही होगी, और ये हमें बताता है एक समान गति का दूरी समय ग्राफ। चलिए देखते हैं कि इसका वेग समय ग्राफ कैसे बनेगा। तो वेग समय ग्राफ में यहाँ पर हम जानते हैं कि एक समान गति है, यानी कि गति बदल नहीं रही, या फिर वेग कह लीजिए तो वेग बदल नहीं रहा। तो मान लीजिए उसका वेग था 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या होगा, समय बढ़ेगा परंतु वेग 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। तो जैसा कि हमारा स्थिर गति में दूरी समय ग्राफ बना था, ऐसा ही हमारा एक समान गति में वेग समय ग्राफ बनेगा, क्योंकि वेग बदल ही नहीं रहा। तो जब वो बदल ही नहीं रहा तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा, और इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो समय के समांतर होगी। चलिए देखते हैं तीसरा ग्राफ, जो कि है एक समान त्वरण का ग्राफ। अब यहाँ पर अगर हम दूरी समय ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट अभी भी 40 किलोमीटर पे है। अब थोड़ा सा समय बढ़ेगा तो वस्तु थोड़ा आगे जाएगी, परंतु इस बार क्या होगा, अगर उतना ही समय फिर से बढ़ाएं तो वस्तु जितना आगे गई थी इस बार उससे ज्यादा आगे जाएगी, क्योंकि वस्तु का त्वरण हो रहा है तो उसकी गति बढ़ रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वस्तु पहले जितना चली थी उससे और ज्यादा चलने लगेगी, और इसलिए क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा जो कि ऊपर की तरफ मुड़ रहा होगा। तो ये हमारा दूरी समय ग्राफ होता है एक समान त्वरण का। अगर हम एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ बनाएं तो हम जानते हैं कि त्वरण एक समान गति से बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण बढ़ेगा, और इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होगी। तो ये हमारा वेग समय ग्राफ होगा। अब ग्राफ के ऊपर सवाल भी बहुत आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक सवाल। तो सवाल ये है कि दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है दो वस्तु का A और B, और हमसे पूछा हुआ है दोनों में से किसका वेग ज्यादा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ने बराबर दूरी तय करी है,
परंतु B को इस दूरी को तय करने में A से कम समय लगा है। तो क्योंकि उसे कम समय लगा है, यहाँ पर जो B है उसकी वेग ज्यादा होगी। अब यहाँ पर ग्राफ खत्म हो जाता है। अब हमें जानना है कि जो गतिज 3 समीकरण हमने पहले पढ़े थे उन्हें ग्राफ से कैसे निकालना है। अब ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे नहीं जाते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ है, परंतु अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आपको ये अध्याय बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके लिए एक वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि वेग और समय के ग्राफ से ही हम गतिज समीकरण तीनों के तीनों समीकरण निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु थी जो u वेग से जा रही थी, बाद में उसका वेग v हो गया, कुछ एक्सेलरेशन लगा, इसमें कुछ टाइम लगा और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था a से b, जिसे हमने s नाम दिया। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब टाइम 0 था तो वस्तु का वेग कितना था u। तो मान लीजिए वस्तु का वेग यहाँ पर कुछ था। अब वेग आगे जाकर बढ़ गया, परंतु वेग बढ़ने में कुछ समय भी लगा होगा, इसलिए थोड़ा सा समय बढ़ा और थोड़ा सा वेग बढ़ा। तो ये हमारा AB हो गया। अब यहाँ पर जो समय लगा है वो है O और ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ पर कुछ समय लगा होगा जिसे हम कहेंगे T। अब यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा मोशन है ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर चलिए इनको नाम दे देते हैं जिससे हम सारी चीजों को अच्छे से बता सकें। ये हमारा हो जाएगा U, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा V, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं C और इस वाले को कहते हैं D। और एक पॉइंट और जान लीजिए कि अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो इस ग्राफ के एरिया से हमें दूरी का पता लगता है। चलिए इस ग्राफ को अब रखते हैं साइड में और निकालते हैं गतिज समीकरण ग्राफ की मदद से। तो पहले समीकरण के लिए हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की परिभाषा देखेंगे। तो उसकी परिभाषा थी अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। अब यहाँ पर सीधा v माइनस यू अपॉन में t नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सारा डाटा कहाँ से लेना है, ग्राफ से। तो अंतिम वेग कितना है, यहाँ पर हमारा अंतिम वेग है b से d तक की दूरी, तो bd माइनस में प्रारंभिक वेग कितना है, o से a तक की दूरी, और समय कितना है, o से d तक की दूरी। अब हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो वैल्यू आ गई। अब इसके बाद तो हमें जानते ही हैं कि सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने इक्वेशन में सॉल्व किया था। t को ले जाएंगे a की तरफ और u को ले जाएंगे उसी तरफ, हमें पहला समीकरण मिल जाएगा v बराबर में u प्लस में at। चलिए अब निकालते हैं दूसरा समीकरण, परंतु हम जानते हैं दूसरे समीकरण के लिए हमें s चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा दूरी, और दूरी किससे निकलती है, इस ग्राफ के एरिया से। अब हम ये जानते हैं कि इस ग्राफ में दो शेप हैं, पहला तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABC और उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल जो कि है ACDO। तो अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस जो कि है AC इंटू में हाइट जो कि है BC, प्लस में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगी AO गुना में ब्रेथ हो जाएगी OD। अब यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगी T, BC की वैल्यू हो जाएगी B माइनस में U, AO की वैल्यू हो जाएगी U और OD की वैल्यू हो जाएगी T। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस V माइनस U की वैल्यू पुट करेंगे। तो V माइनस U की वैल्यू किससे हम निकालेंगे, हमने अभी अभी जो समीकरण निकाला था V बराबर में U प्लस AT, उससे U को हम ले आएंगे V की तरफ, तो V माइनस U कितना आ जाएगा, AT। अब इसको डाल दीजिए V माइनस U की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, S बराबर में हाफ गुने में T गुने में AT प्लस में U इंटू में T। तो यहाँ पर AT और T मल्टीप्लाई होने पे AT स्क्वायर मिलेगा और प्लस में U और T मल्टीप्लाई होके UT मिलेगा। अब अगर आप हाफ AT स्क्वायर प्लस UT लिखे या UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बात तो वही है। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम क्षेत्रफल का इस्तेमाल ही करेंगे, परंतु इस बार हम क्या करेंगे, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का अलग एरिया ना निकाल के इस बार हम पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, दोनों साइड को जोड़ देते हैं और हाइट से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला साइड है AO और दूसरा साइड है BD और हाइट कितनी है इसकी, OD। तो चलिए इसकी वैल्यू डाल देते हैं जल्दी से। AO की वैल्यू है U, BD की वैल्यू है V और OD की वैल्यू है T। अब T की वैल्यू क्या थी, V माइनस U अपॉन में A,
हमने इक्वेशन में भी क्या किया था, इससे सॉल्व किया था जब हमने t की वैल्यू डाल दी थी। तो यहाँ पर भी हम t की वैल्यू डाल देंगे। s बराबर में हाफ u प्लस v पहले से था और t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन में a। नीचे से 2a को हम ले जाएंगे s की तरफ, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, u प्लस v गुने में v माइनस यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस b गुने में a माइनस b का फॉर्म बन रहा है, जिससे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता था। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। अब इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना ग्राफ और उसके बाद हमने जाना गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में आप अपनी NCERT के गति वाले अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पढ़ना है दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति के बारे में और उसके बाद हम कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए एक समान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान गति, ऑप्शन सी असमान त्वरण, ऑप्शन डी असमान गति। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए एक समान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान गति, ऑप्शन सी असमान त्वरण, ऑप्शन डी असमान गति। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ के अनुसार किसकी गति ज्यादा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए और बी की गति बराबर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, वेग समय ग्राफ से दूरी का पता डैश से लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए एक्स अक्ष, ऑप्शन बी वाई अक्ष, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ के अनुसार वस्तु का त्वरण क्या है? ऑप्शन ए 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन नंबर 3 बी, क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 5 ए। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर
1,00,000 सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, Inspiring Innovators of Tomorrow. Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge. आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो BEPC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।